Hi, good evening. Today we people are going to discuss the second topic. तो प्रीलिम्स के जो हमारे क्वेश्चंस हैं तो इसमें अराउंड 15 क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन किए जैसे कि हमारे जीडीपी वाले टॉपिक में थे। तो सेम वे में मैंने यहाँ पे इन क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया और आप मान के चलिए कि पिछले वाले जो हमारा जीडीपी के क्वेश्चंस थे उससे कंपैरेटिवली थोड़े ये हमारे टफ़ हैं और इसमें हमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। ओके तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं बिकॉज देखिए बैंकिंग में क्वेश्चंस मैंने थोड़े लेंदी इसलिए बनाए हैं क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल इस टॉपिक में से 3 4 5 क्वेश्चंस आराम से हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़े लेंदी है, थोड़ा टाइम लगेगा। सो व्हाट यू पीपल नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू पॉज द वीडियो एज सुन एज यू विल सी द क्वेश्चन। कि जैसे आप क्वेश्चन देखें आप उस वीडियो को वहाँ पे पॉज कर दीजिए और पॉज करने के बाद फिर आप देखिए कि आपका आंसर क्या बनता है एंड देन यू पीपल नीड टू मैच वट एवर आंसर आई एम प्रोवाइडिंग विच इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आप 15 में से 8 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हैं, 7 भी सॉल्व कर पाते हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग 50% आपका स्कोर आता है, दैट मीन्स यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग 25th मे एग्जामिनेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एसएलआर और क्या लिखते हैं, अ हायर एसएलआर रिस्ट्रिक्ट्स द बैंक्स कैपेसिटी टू लैंड मोर क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर। Second is SLR securities held by banks can only be in the form of government approved bonds. Third, the RBI uses SLR as a tool to regulate inflation and influence the flow of credit in the economy, and SLR requirements are applicable only to scheduled commercial banks and not to cooperative bank. देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे इन चारों स्टेटमेंट में जो सबसे इजी स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती है और जो हम सॉल्व कर सकते हैं वो है हमारी स्टेटमेंट नंबर 4, बिकॉज यू नो दिस थिंग, SLR is applicable to everyone. Okay, so it doesn't matter you are a scheduled commercial bank, and moreover जो हमारे cooperative बैंक है वो भी हमारे scheduled commercial banks में ही आते हैं। तो अगर यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट हमारी गलत है तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि हम इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, और थर्ड तो हमारा अब ठीक है ही है। ठीक है, और फर्स्ट भी हमारा यहाँ पे ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है और थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज SLR securities held by banks can only be in the form of government approved bonds. अब आप जानते हैं SLR की जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं दैट कैन बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, हम यहाँ पे कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इसको मेंटेन करना होता है। तो इसका मतलब जो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, सो इन दैट केस इफ द स्टेटमेंट नंबर 1 and 3 आर करेक्ट, सो आंसर विल बी ए हियर। और आप जानते हैं ज़्यादा एसएलआर रखने से आप कम लोन दे पाएंगे, दैट इज़ द करेक्ट वन। और आरबीआई उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, ये भी हम जानते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ ए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन इज अबाउट द सीआरआर। ठीक है, अब सीआरआर के बारे में हम देखते हैं। सीआरआर इज मेंटेन्ड बाय बैंक्स विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ बोथ कैश एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। An increase in CRR leads to decrease in the money supply in the economy. Interest is paid by the RBI on the CRR balance maintained by the commercial banks, and CRR is applicable to all banks including RRBs and cooperative banks. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें हमें पता है कि सेकंड स्टेटमेंट ईजिली हम कह सकते हैं कि दैट इज़ बेसिकली करेक्ट, बिकॉज अगर आप सीआरआर इंक्रीज करेंगे तो मनी सप्लाई आपकी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम बी और सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, तो सेकंड हमारा ठीक है। अब फोर्थ और वन में हमें चुनाव करना है, यानी कि थर्ड तो हमारी गलत है ये, क्योंकि आप जानते हैं सीआरआर में कोई भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलती है। सो लेट्स सी, सीआरआर इज मेंटेन्ड बाय द बैंक्स विद द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी नहीं होती है, इसमें केवल आपको कैश में मेंटेन करना होता है। सो इन दैट केस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो LAF ऑपरेटेड बाय द आरबीआई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। LAF is used by the RBI to inject or absorb liquidity from the banking system on a long-term basis. Repo and reverse repo operations are the primary instruments under LAF. LAF is available to all scheduled commercial banks and non-banking financial companies. LAF rates influence the short-term interest rates in the interbank market. अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है या नहीं है? तो पहली स्टेटमेंट तो आप कह सकते हैं कि हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि ये लॉन्ग नहीं
ये हमारा शॉर्ट टर्म में होता है। तो पहली स्टेटमेंट जो हमारी है ये हमारी गलत है। तो अगर पहली स्टेटमेंट गलत है तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया और मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट मेरी करेक्ट है। तो ये ठीक है, ठीक है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट अंडर द एलएएफ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। एलएएफ रेट इन्फ्लुएंसेस द शॉर्ट टर्म रेट्स इन द इंटरबैंक मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलिए जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है, क्या वो हमारी करेक्ट है या नहीं है। तो इसमें आप मान के चलिए दैट इज़ एक्चुअली करेक्ट, क्योंकि होता क्या है, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करते हैं या सेल करते हैं मार्केट में, तो उस केस में हमारी जो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं वो डेफिनेटली हमारी इम्पैक्ट होते हैं। तो अगर आप लोगों को याद होगा कि आरबीआई टाइम टू टाइम मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है और बेचता है, तो उसमें वो इंटरेस्ट रेट जो हमारी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो हमारी इम्पैक्ट होती है। तो इसीलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे जो एनबीएफसी वाला पार्ट है वो आप जानते हैं इनकरेक्ट है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा यहाँ पर आंसर हुआ हमारा बी इज द राइट आंसर है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू एमएसएफ ऑफ द आरबीआई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे एमएसएफ अलाउज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू बोरो ओवरनाइट फंड फ्रॉम द आरबीआई बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। The interest rate under MSF is always lower than the repo to encourage overnight borrowing. MSF is a facility available only when banks have exhausted under their limit under the LAF, and the MSF rate acts as the ceiling of the interest rates on the corridor by the RBI. अब देखिए यहाँ पे जो कॉरिडोर की बात हो रही है, that corridor is basically your interest rate corridor। और आप जानते हैं कि फोर्थ स्टेटमेंट जो यहाँ पे हमारी है दैट इज़ योर करेक्ट, क्योंकि जो हमारा इंट्रास्टेट रेट कॉरिडोर होता है, जो हमारा इंट्रास्टेट रेट कॉरिडोर यहाँ पे हमें बनता है, आप जानते हैं उसमें हम लॉन्ग सबसे ज़्यादा वाली और सबसे कम वाली लेके चलते हैं। ठीक है, सो अंडर दैट यू कैन से एज द एमएसएफ रेट इज बेसिकली व्हाट, एमएसएफ रेट इज द योर रेपो रेट प्लस 0.25%, ये हमारा रूल होता है। तो ये हमारी ऊपर आती है और नीचे हमारी रिवर्स रेपो रेट या फिर जो आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वाली बात होती है वो आपकी यहाँ पे आ जाती है। सो इन दैट केस जो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है। तो अगर फोर्थ करेक्ट है तो यहाँ पे हम ए और सी को एलिमिनेट कर पाएंगे। अब हमारे पास बचा फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि हमारी करेक्ट है क्योंकि दोनों में दी गई है, और आप जानते हैं ये है भी ठीक, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज करने के बाद ही आपको यहाँ पे लोन मिलता है। अब सेकंड स्टेटमेंट जो है कि इंटरेस्ट रेट एंड एमएसएफ इज ऑलवेज लोअर देन, आप जानते हैं लोअर देन नहीं होती, ये हायर होती है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारी इनकरेक्ट है, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया है। तो इन दैट केस व्हाट इज द आंसर, आंसर इज बी, 1 and 4 इज द राइट आंसर है। ओके, 1 and 4। नाउ पर थर्ड स्टेटमेंट तुम्हारी रह गई। थर्ड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे है जो हमने पढ़ी नहीं, एमएसएफ इज अ फैसिलिटी अवेलेबल ओनली व्हेन बैंक्स हैव एग्जॉस्टेड देयर लिमिट अंडर दी एलएएफ। बिल्कुल ये स्टेटमेंट देखिए, अभी जैसे हम ये आंसर कर रहे थे तो थोड़ा जल्दीबाजी करने के चक्कर में यहाँ पे मैं थर्ड स्टेटमेंट को मिस कर गया और मैंने 1 and 4 को यहाँ पे टिक कर दिया। बट इफ आई टेल यू दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो बीइंग करेक्ट हियर, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी नहीं है, द आंसर इज डी। तो 1, 3 and 4 आर करेक्ट। सो दैट काइंड ऑफ मिस्टेक्स आर नॉर्मली बीइंग स्टूडेंट्स आर डूइंग इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज जल्दीबाजी में होता क्या है वो उनसे छूट जाता है। तो ध्यान रखिए आंसर यहाँ पे हमारा 1, 3 and 4 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस के केस में देखिए, OMOs are conducted to manage liquidity in the banking system to buy and sell government security। ये आप जानते हैं, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। Then after that, OMOs purchased by the RBI lead to an increase in the money supply in the economy। अब देखिए, अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेगा RBI तो उनको कैश में पे करना पड़ेगा, और कैश में पे करेंगे तो मनी सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी, यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। OMOs are frequently used by RBI to influence long term। अगेन ये लॉन्ग टर्म नहीं होता है, ये हमारा शॉर्ट टर्म होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ये गया, यानी कि फोर्थ देखना है हमें। OMOs कैन बी कंडक्टेड ओनली विद द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड नॉट विद द प्राइमरी डीलर्स। आप मान के चलिए चौथी स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि प्राइमरी डीलर्स के साथ भी OMOs कंडक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा,
हमारा आंसर होगा यहाँ पे आंसर विल बी ए। 1 and 2 आर बेसिकली बीइंग करेक्ट। ठीक, अब मुद्दा ये आता है, मैंने यहाँ पे 1 and 2 तो करेक्ट कर दिया, ठीक, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करेंगे। आपको याद होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, तो अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले की एक टर्म थी हमारी जो मार्केट में आई थी, वो थी हमारी ऑपरेशन ट्विस्ट के नाम से एक चीज आरबीआई ने करी थी। इसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को आप सेम टाइम पे बाय एंड सेल करते हैं और उससे आप लॉन्ग टर्म की भी और शॉर्ट टर्म की भी इंटरेस्ट रेट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां पे मान के चलिए अगर ऐसा है कि हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों इंटरेस्ट रेट को यहां पे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो उस केस में तो मान के चलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा हमारा सी विल बी द राइट आंसर। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि सर अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, तो हमने यहाँ पे ऊपर एक क्वेश्चन अभी किया था, दैट इज बेसिकली दिस, LAF is used by the RBI to inject or absorb liquidity from the banking system on a long term basis। यहाँ पे देखिए LAF is a broader instrument जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ हम करते हैं। ओके, वी आर बीइंग यूजिंग द मल्टीपल थिंग्स हियर, जिसके अंदर आप मान के चलिए जो हमारे आरबीआई के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स और साथ ही साथ जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है उसको भी हम इम्पैक्ट और चेंज करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लिखा है LAF इज यूज्ड टू इंजेक्ट और एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंक्स ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। लॉन्ग टर्म, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात नहीं हो रही, क्योंकि मुझे पता है आप में से कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये क्या है। तो पहली बात तो LAF एक ब्रॉडर टर्म है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात नहीं आ रही, यहाँ पे लिक्विडिटी की बात आ रही है और वो हमारी तुरंत इंपैक्ट होती है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, और वहाँ पे जो बेसिकली हमारा है आंसर वो यही है। विच वन? आंसर इज सी ओनली। सो दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स आर बीइंग कंडक्टेड और डन बाय द स्टूडेंट, सो बी केयरफुल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन CRR और SLR के रिगार्डिंग। While CRR is maintained in cash with the RBI, SLR can be maintained in gold, cash or government security. Both CRR and SLR directly affect the liquidity available for the banks to lend. आप जानते हैं दोनों ही स्टेटमेंट हमारी बहुत ही सिंपल हैं। ये वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन है जितनी भी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारा आंसर है सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी एकदम करेक्ट है। यहाँ पे 7th क्वेश्चन में जब आप चलेंगे यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है। With reference to functions of RBI, consider the following statement. The RBI acts as the custodian of countries' foreign exchange reserves and manage the under the FEMA Act 1999। ठीक है, ये हमारा पहला है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे RBI is the sole authority to issue all currency notes in India, including all denomination of coins. RBI regulates money supply through instruments like CRR, SLR, repo rate, and open market operation. RBI has the authority to provide long-term loans to the central and state government for the budgetary process। आप जानते हैं सबसे पहली बात यह है कि RBI सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को लोन नहीं दे सकता है डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ऑल ऑफ द अबव वाला है तो ये भी गलत हो गया हमारा। अब पहला हमारा ठीक है, इसका मतलब जो दोनों में दिया गया है, और थर्ड भी हमारा यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। अब पॉइंट है कि सेकेंड स्टेटमेंट हमारी सही है गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर आप जानते हैं कि जब 1 रुपये का नोट और कॉइन की बात करते हैं और बाकी कॉइन्स की बात करते हैं, तो वो कौन प्रिंट करता है? वो मिंट करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 के अंदर। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई और हमारा आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ हमारा ए। 1 and 3 इज द राइट आंसर हियर। आर यू गेटिंग? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेगुलेटरी पावर्स ऑफ द RBI। The RBI can supersede the board of directors of a commercial banks under the Banking Regulation Act 1949। Second है RBI has the power to regulate and supervise cooperative banks across all states without exception। RBI can set the ceiling on the interest rate offered by the NBFCs to their customers, and the Payment and Settlements Act 2007 empowered the RBI to regulate payment gateways and digital payment operators in India। This is, I would say, is a kind of a tough question। काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आपको नहीं होगी।
अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताऊं तो पहली स्टेटमेंट जो है वो हमारी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 36 ACA में ये दिया गया है कि आरबीआई के पास पावर है उनको सुपरसेड यानी कि हटाने की, अगर वो कुछ भी गड़बड़ी करते हैं, जैसे येस बैंक के केस में हुआ था, आपको पता होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है आरबीआई हैज़ द पावर टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज कोऑपरेटिव बैंक्स अक्रॉस ऑल स्टेट विदाउट एक्सेप्शन। देखिए यहाँ पे चाहे रिसेंटली चेंजेस हुए बट अभी भी एक्शन लेने के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो अगर ये इनकरेक्ट है तो आंसर हो गया हमारा 1, 3 एंड 4 यहाँ पे आंसर हो गया। तो ध्यान रखिए बाकी दो स्टेटमेंट बहुत काम की है हमारी। आरबीआई कैन सेट द सीलिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय द एनबीएफसी टू द कस्टमर, दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये कर सकता है आरबीआई और ये पावर उनको दी गई है। ठीक। सेकंड, द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट एम्पावर द आरबीआई टू रेगुलेट पेमेंट गेटवेज, आप जानते हैं वो भी वही रेगुलेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। With reference to the RBI's role in financial crisis management, consider the following statement here. The RBI can invoke Section 45 of the Banking Regulation Act to impose a moratorium on a bank and prepare a reconstruction or amalgamation plan. क्या स्टेटमेंट हमारी ठीक है या नहीं है? ठीक। दूसरा, ड्यूरिंग सिस्टमेटिक लिक्विडिटी स्ट्रेस आरबीआई कैन इंजेक्ट कैपिटल डायरेक्टली इनटू कमर्शियल बैंक्स टू मेंटेन सॉल्वेंसी। मान के चलिए ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आरबीआई हमेशा, जैसे आपको याद होगा येस बैंक के केस में क्या हुआ था, उन्होंने हेल्प मांगी थी किससे, एसबीआई से, आईसीआईसीआई बैंक से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एलआईसी से, कि भैया तुम हेल्प कर दो जिससे कि हम येस बैंक को बचा पाएं, एंड दैट वाज डन। सो आरबीआई नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो अगर सेकेंड स्टेटमेंट हमारी गलत है तो हम केवल ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट कर पाएंगे और डी को भी कर सकते हैं, यानी कि 1 और 3 हमारा करेक्ट है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। RBI is the designated lender of last resort for commercial bank, especially when market access is frozen. That is fine. RBI has the statutory authority to insure bank deposit up to a specific limited protected against a bank failure. अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो मुझे पता है वो फोर्थ ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट मानेंगे, जबकि मैं आपको बताऊं फोर्थ स्टेटमेंट के केस में जो इंश्योरेंस वाली फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। जो 5 लाख रुपए वाला आपका एक तरह से इंश्योरेंस है वो आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन आपको प्रोवाइड करता है, ना कि आरबीआई प्रोवाइड करता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, यानी कि हमारा आंसर हुआ सी, 1 and 3 इज द राइट आंसर हियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to monetary policy framework agreement signed between Government of India and RBI, consider the following statement. The primary objective of monetary policy under the MPFA is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. क्या ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? हाँ जी, ठीक है, इसीलिए होता है। The inflation target under MP and under this agreement is set by RBI and reviewed by the Monetary Policy Committee every 2 years. अब देखिए बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता है कि ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है और 5 साल में रिव्यू किए जाते हैं। तो ये हमारा गलत है। अब हमें पता लग गया गलत है तो ये हटा दो, ये हटा दो, और 1 4 1 4 ये सही है और 4 भी ठीक है, मतलब हमारा, यानी कि 6 मेंबर हैं और इसमें कास्टिंग वोट वाला भी है। अब थर्ड आया, द फेलियर ऑफ आरबीआई टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 3 consecutive quarters requires us to submit a report to the government explaining the reasons and remedial action. अब मेजॉरिटी तो स्टूडेंट इस बात को लेके कंफ्यूज होंगे कि क्या सर ये ठीक है या नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये आपकी स्टेटमेंट एकदम ठीक है कि अगर 3 क्वार्टर में वो इन्फ्लेशन टारगेट मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है उसमें भी आरबीआई ये बताता है कि अगले 18 महीने तक, ये भी बताता है कि अगले 18 महीने तक कहाँ से कितनी इन्फ्लेशन आ सकती है और क्या हम उसके लिए करने वाले, दैट दे नीड टू टेल देम। सो वेरी गुड क्वेश्चन एंड यू शुड नो अबाउट इट। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। अगले पे आते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। विद रेफरेंस टू आरबीआईज इनिशिएटिव्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब पहला ऑप्शन है, पहला जो है, द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल अलाउज इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज टू ऑफर बैंकिंग सर्विसेज एंड अनबैंक्ड एरिया ऑन बिहाफ ऑफ बैंक्स बट ओनली टू scheduled commercial banks are allowed to engage. Under
PSL norms mandated by RBI, foreign banks with less than 20 branches are exempt from PSL target। अब देखिए क्लास में तो हम ये पढ़ते हैं कि वो एग्जेम्प्ट नहीं है, उनके अंदर लिमिट्स अलग अलग दी गई हैं कि वो 32% जो अपने लोन है वो MSMEs को प्रोवाइड कर सकते हैं, या एक्सपोर्ट क्रेडिट को प्रोवाइड कर सकते हैं, और बाकी उनकी मर्जी है। तो यहाँ पे अगर सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है तो ये भी गया और ये भी गया, यानी कि हमारा 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट है। तो 3 और 4 करेक्ट है, इसका मतलब अब पॉइंट ये आता है क्या हमारी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। 3rd और 4th भी पढ़ लेते हैं एक बार। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड, आप जानते हैं उनके ऊपर लिमिट है कि उनको 50% जो लोन है वो MSMEs को देने हैं बिसाइड दी PSL। The RBI's financial inclusion plan mandate all scheduled commercial bank to submit board approved financial inclusion strategies annually। ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है, ध्यान रखिएगा, ऐसा किया जाता है। क्या पहली स्टेटमेंट सही है? गलत है। पहली स्टेटमेंट आपकी सही है क्योंकि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ही बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लाने के लिए या अलाउ होते हैं, बाकी आपके अलाउ नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ ए इज द राइट आंसर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज अबाउट द बेसल नॉर्म्स इन इंडिया। अंडर बेसल 3 Indian banks are required to maintain a capital conservation buffer of 2.5% over another minimum capital requirement, यानी कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसके ओवर एंड अबव क्या हमें एक्स्ट्रा कैपिटल मेंटेन करना है? जी हाँ, करना है, सही स्टेटमेंट है। क्लास में हम बताते हैं और डिस्कस भी करते हैं, तो आपको पता ही है। The leverage ratio requirement under Basel III are prescribed by RBI for Indian scheduled commercial bank is stricter than the Basel Committee's global minimum। Yes, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि उनका मिनिमम 3% है और हमारे यहाँ पे 3.5 और 4% के आसपास मेंटेन किया जाता है बाय द DSIBs। So that is strict enough। The counter-cyclical capital buffer in India has been fully activated since April 2020 in response to economic shocks। देखिए, काउंटर साइक्लिकल बफर की बात तो होती है कि वो मेंटेन करना है, परंतु अगर आप कहें वो फुली एक्टिवेटेड है तो ये अभी तक फुली एक्टिवेटेड नहीं है आपका। तो ध्यान रखिएगा कि दिस इज नॉट फुली एक्टिवेटेड इन आवर कंट्री एंड द बैंक्स आर नॉट सपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड कंप्लीटली। दैट्स व्हाई आंसर हमारा यहाँ पे हुआ बी। 1 और 2 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज मोस्ट ऑफ करंट बेस्ड। In April 2025, RBI implemented a 25 basis point reduction in the repo rate. That is correct, we know this thing. Regarding this monetary policy decision, consider the following statement. The RBI's change its monetary policy stance from neutral to accommodative। Neutral का मतलब क्या है कि वो ठीक है कि यार हमें बहुत ज़्यादा आशा नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, बस जैसा चल रहा है वैसे चलेगा। एकोमोडेटिव मतलब कि आप कोशिश करते हैं कि चीज़ों को एकोमोडेट, जैसे कहते हैं कि यार 3 जनों की सीट है, 4 बैठ जाओ एकोमोडेट करने के लिए। सेम वे यू कैन से कहीं ना कहीं यहाँ पे हम चीज़ों को एकोमोडेट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। जैसे आप मानेंगे कि अगर हम यहाँ पे रेट कट कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमें इकॉनमी में ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिकॉज पीपल विल बोरो मोर अमाउंट ऑफ मनी हियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहली स्टेटमेंट है कि एकोमोडेटिव वाली जो बात है ये हमारी करेक्ट है। स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट एडजस्टेड टू 5.75%, यस, क्योंकि ये आपकी कम हुई है। थर्ड, क्योंकि अगर रेपो रेट हमारी कम हुई है तो सिंपल सी बात है 6.5 से 6.25 हुई थी, फिर 6% हो गई है, कम हो गई थी, 5.75 आपका यहाँ पे आ गया। एंड RBI's decisions was influenced by significant rise in inflation during March 2025। अरे नहीं भैया, इन्फ्लेशन बढ़ी नहीं थी, घटी थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं जो मार्च में इन्फ्लेशन थी वो हमारे 5 साल के लोअर लेवल पे थी, अराउंड 3.34% के आसपास। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और फोर्थ, दिस वाज द फर्स्ट रेपो कट, नो दैट वाज द सेकंड कट, एज यू नो फेब में भी कट किया गया था। ओके, तो इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर क्या हुआ? ए इज द राइट आंसर हियर। ओके, अगले पे आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द RBI's मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन सिंस 2025, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। RBI's decision to cut the repo rate in April 2025 was taken unanimously by all the members। यानी कि जो 6 मेंबर है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, क्या उन्होंने सबने इस बात को माना था या नहीं माना था? आप बताइए। RBI retained the consumer price index inflation projection for financial year 2025-26 at 4.5%। क्या स्टेटमेंट सही है या हमारी गलत है? थर्ड यहाँ पे ये है कि Despite rate cut, the RBI's primary concern remained anchoring inflation within the 4% target plus minus 2% band।
ओके एंड लास्ट है एज ऑफ अप्रैल 2021 आरबीआई पॉलिसी स्टैंड्स एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड शिफ्ट टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव ईजिंग टू सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ। आप जानते हैं क्यूई नाम की चीज हमने आज तक इंडिया में नहीं करी है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो चौथी गलत हो गई, तो ये गया, ये गया। अब मुद्दा ये आता है पहले के बारे में हमें आइडिया है या नहीं। और मैं आपको बताऊं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो ये क्लास देखेंगे उनको पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उनको नहीं आइडिया होगा। क्योंकि हम ये तो देखते हैं कि कट हुआ है या जो भी हुआ है, पर हम ये नहीं देखते कि डिसीजन कितने उससे लिया गया था। तो मैं आपको बताऊं दैट वाज डन इज टू 4:2 रेशियो। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, तो इसलिए आंसर हमारा बना 2 और 3। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक, आते लास्ट क्वेश्चन पे जो हमारी आज की डिस्कशन का है। विद रेफरेंस टू आरबीआई's मैनेजमेंट ऑफ द एक्सचेंज रेट regime, आरबीआई फॉलोज ए कंप्लीटली मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम विद नो इंटरवेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप जानते हैं ये स्टेटमेंट सदासर गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे मैनेज सिस्टम को फॉलो करते हैं, आपको पता ही होगा। तो मैनेज सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आरबीआई इंटरवीन करता है। जब हम क्लास में डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दी प्रिजनर्स डायलेमा, स्टेलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी और जो अलग अलग टर्म्स डिस्कस करते हैं, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है हमारी। तो गलत है, तो उस केस में मान के चलिए पहला गलत है, तो ये ही गया और ये भी गया। अब यानी कि 2, 3 तो हमारी ठीक है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब वन ऑफ द आरबीआई's की टूल फॉर मैनेजिंग एक्सेस वॉलेटिलिटी इन द रुपीज टू यूज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थ्रू स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, आरबीआई कैन यूज स्टेलाइज्ड ऑपरेशंस इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट इम्पैक्ट ऑफ फॉरेक्स ऑन डोमेस्टिक लिक्विडिटी। ये भी स्टेलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो मैंने भी वर्ड यूज़ किया आप जानते हैं, वो भी है। और फिर हमारा आता है फोर्थ यहाँ पे कि द आरबीआई फिक्सेस अ डेली रेफरेंस रेट फॉर द रुपी विच बिकम्स द लीगली बाइंडिंग एक्सचेंज रेट फॉर द ट्रांजेक्शन इंडिया। ये आपका गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है हमारा ए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चन। आई नो आरबीआई के टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चंस हमारे कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि आरबीआई हमारा जो बैंकिंग का टॉपिक है वही इतना वास्ट है। बट मैं आपको बताऊं इससे कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई रियली होप आप लोगों को इन क्वेश्चन से हेल्प मिल रही होगी। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, you just need to see the question, pause the video and then try to solve and then match your answer which is being given by or provided by me। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर बीइंग सिंपली स्टॉपिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन हमारे फिस्कल पॉलिसी और गवर्नमेंट बजटिंग के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।